गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रबंधन के बारे में बात कर रहे थे। तो उनका आयोजन क्यों होता है, बच्चों के लिए क्यों आवश्यक रहता है, प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका होती है, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की थी। ठीक, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था वो था खेल कूद। खेलकूद हम लोगों के लिए क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात तो इसमें लिखा हुआ है कि छात्रों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता तथा उत्तरदायित्व की भावना तथा स्व शासन आदि गुणों का विकास करने के लिए विद्यालय में छात्रों को खेलकूद समिति का निर्माण करना होता है। उसमें क्या कहा है कि जैसे खेल होते हैं, उसमें पता चला किसी को वॉलेंटियर बना दिया, किसी को गुरु फैड बना दिया, कोई कैप्टन बना दिया किसी खेल में। तो क्या होता है, एक तो हमको जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है ना, वो एक डेवलप होने लगता है। जो हमारे अंदर मेच्योरिटी की भावना है वो धीरे 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 विकसित होती लगती है। अब चूंकि हम किसी एक टीम को लीड कर रहे होते हैं तो उन लोगों की भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है, ठीक है ना। जब टीम का लीडर अनुशासन में रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो टीम के अन्य सदस्य हैं वो भी अनुशासन में रहेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है कि खेल कूदों की आवश्यकता होती है, जिससे बालकों के अंदर, छात्रों के अंदर आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, उत्तरदायित्व की भावना का विकास, अनुशासन की इत्यादि बहुत सारे गुणों का क्या होता है, विकास होता है। और जैसा कि फ्रॉबेल ने भी कहा है कि बालकों की शिक्षा में खेल के महत्व को समझाते हुए उसका उपयोग किया जाए। उनका विचार है कि खेल बालक के लिए स्वाभाविक होता है और इसमें उन्हें आत्मभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इस जो क्या कहते हैं खेल कूद है, उसके लिए भी फ्रॉबेल ने भी जानकारी दी है, ठीक है ना। तो इसलिए खेलकूद की आवश्यकता होती है पाठ्य सहगामी क्रियाओं में। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक क्षमता के लिए, नेतृत्व के लिए, सामूहिकता के लिए, सहयोग के लिए, सामूहिक भावना, निष्ठा, अनुशासन की भावना, साहस, कष्ट सहन करने की शक्ति, स्पर्धा की भावना, बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो खेल कूद के माध्यम से ही विकसित होते हैं और इनका आयोजन विद्यालय में कराया जाना अनिवार्य होता है, ठीक है ना। क्यों अनिवार्य होता है, मैंने आपको बताया कि बच्चे की शारीरिक, स्वास्थ्य, क्षमताओं का, नेतृत्व का, सामूहिक, इन सारी चीजों के लिए इनका आयोजन करना नितांत आवश्यक है। ये सारे पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। आयोजन के निम्नलिखित बिंदु क्या हैं? प्रत्येक छात्र को खेलकूद का अवसर देना चाहिए। खेलकूद पर कुछ ही छात्रों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। प्रत्येक खेल के नियमों का पालन होना चाहिए। खेल के अवसर पर अध्यापक की उपस्थिति अवश्य होना और मार्गदर्शन करना। कक्षावार छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन करना। खेल कूद के आयोजनों में मौसम का ध्यान रखना। स्थानीय खेलों का भी समावेश करना, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि कुछ पर्टिकुलर टीम है उन्हीं को खिलाया जाता है बार बार, सभी को अवसर दें, ठीक है ना। जो नियम हो उसके नियमों के विरुद्ध कोई काम न करें, नियमों के अनुसार खेलें। प्रतियोगिता की भावनाओं का ख्याल रखते हुए उनका आयोजन करना चाहिए। समय समय पर अध्यापकों के द्वारा उन खेलों का मार्गदर्शन होना चाहिए। खेल कूद अध्यापक की व्यवस्था होनी चाहिए। मौसम के अनुसार खेल की व्यवस्था की जाए। ऐसा नहीं कि गर्मी में पता चला बहुत भयंकर धूप निकली और क्रिकेट का आयोजन कर दिया गया, ठीक है ना। स्थानीय खेल, जो आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ का कुछ प्रसिद्ध स्थानीय खेल होगा उसका भी समावेश करना चाहिए। किसी पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में प्रतिभागिता की अनिवार्यता न होकर स्वेच्छानुसार होनी चाहिए। ऐसा नहीं, सभी के ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए, ठीक है ना। जिसकी इच्छा हो वो खेल सकता है, जिसकी इच्छा ना हो वो ना खेले, ठीक है ना। इस प्रकार की भावना को विकसित करना चाहिए।
सरकार भी इस पर काफी ध्यान दे रही। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आउटडोर्स गेम आप लोग खेलना शुरू करिए, मोबाइल पर खेलना बंद करिए, ठीक है ना, जिससे आपके मानसिक शारीरिक विकास हो सके। और जब आप लोग बाहर खेलेंगे तो समाज से भी मिलेंगे, तो ताकि आपका सामाजिक विकास भी हो सके। क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, ठीक है, तो जैसे संसाधनों की कमी होती है, स्थान की कमी होती है, अध्यापकों की कमी होती है, ठीक है ना, अध्यापकों की उदासीनता के कारण, अभिभावकों की उदासीनता के कारण, ठीक है ना, किसी का सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं होता है खेल के प्रति। सभी माँ बाप कहते हैं कि पढ़ लो, लिख लो, नौकरी करो, ठीक है ना, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जो अपने कानपुर के कुलदीप हैं, क्या उनके भी माता पिता ने ये कहा होगा? अगर ऐसा कहते तो क्या आज वो इंडिया टीम में खेल रहे होते? ठीक है, कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट किया होगा, ठीक है ना। तो इस वजह से बहुत सारी ये जो कठिनाइयां हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चूंकि समय कम है तो हम लोग जो मेन मेन समस्याएं हैं केवल उसी पर ही बात करते हैं। और ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, यह केवल कक्षा कक्ष तक सीमित नहीं रह सकती। जीवन के अनेक संघर्ष में जूझने, समस्याओं का समाधान करने तथा विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ व्यवहार करने छात्र छात्राओं इन्हीं पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है हम लोगों की, वो है सांस्कृतिक कार्यक्रम। इसमें क्या है, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या आ जाएंगे, इसके अंतर्गत वाद विवाद, कविता पाठ, भाषण, कवि दरबार, निबंध लेखन, अंताक्षरी, समूह गान, लोकगीत, लोक नृत्य, नाटक, देश गान, नृत्य, विषयवार, क्विज आदि क्रियाएं आती हैं। इन क्रियाओं से शिक्षार्थियों का मानसिक विकास होता है, छात्रों में चिंतन, स्मरण, तर्क, विश्लेषण, आत्म प्रदर्शन आदि गुणों का विकास होता है, ठीक है ना। वाद विवाद से क्या होते हैं, हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है, हमारे विचारों की क्या होती है, शब्दावली बढ़ती है, हमारे जो अंदर के शब्द भंडार है उनमें वृद्धि होती है। कविता पाठ से हमारे जो मुख का है जो पता चलता है कि हमारा स्वर कैसा है, मीठा है, कड़वा है, ठीक है ना। भाषण, कवि दरबार, निबंध लेखन, किसी एक टॉपिक पर निबंध लेख करवा सकते हैं, अंताक्षरी करवा सकते हैं, ठीक है ना। किसी देशभक्ति गाने पर या क्षेत्रीय गाने पर समूह गान करवा सकते हैं। जो हमारे क्षेत्र के गीत होते हैं, लोकगीत होते हैं, उनका लोक नृत्य, किसी विषय पर नाटक, है ना, विषयवार क्विज, गणित हो गए, विज्ञान हो गए, इस प्रकार से ये सारी चीजें हमारी किसमें आ जाती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है ना। और इन सारी चीजों को करने से बालक के चिंतन, तर्क और आत्म प्रदर्शन, इन सारे जो गुण होते हैं उनका विकास होता है, ठीक। इसके बाद बाकी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, जो न समझ में आए आप लोग ग्रुप में भी पूछ सकते हो, वीडियो के कमेंट बॉक्स पे भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। वीडियो को सभी लोग जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज जो मैं जितनी भी मेहनत कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ठीक है ना। जब आपका रिस्पांस नहीं आएगी तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और आपका जो रिस्पांस होगा वो कमेंट के तौर पे भी आना चाहिए, ठीक है ना, लाइक के तौर पे भी आना चाहिए। आप लोग कम से कम इतना तो बता ही सकते हो कि वीडियो अच्छी बन रही है, खराब बन रही है, सर आपने ये थोड़ा सा टॉपिक नहीं समझ में आया, इसको और थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग अपने क्वेरीज भी कर सकते हो, ग्रुप में भी पूछ सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप यूट्यूब में ही पूछ पाओ, ठीक है ना। तो हो सकता है आप लोग यूट्यूब में भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझको उसमें। जैसे कि कल एक लोगों ने पूछा था शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है ना। तो शिक्षा से संबंधित जो भी प्रबंधन होंगे वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी, ठीक है ना।
चलिए आगे बात करते हैं शिक्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लाभ। वाद विवाद प्रतियोगिता से छात्रों छात्रों को अपने विचारों को प्रस्तुत करने, दूसरे के विचारों को ध्यानपूर्वक सुनकर ग्रहण करने की क्षमता आती है। ठीक है, जब आप अपने विचार दोगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे, और जब लोग विचार देंगे तो आप भी उनकी ध्यानपूर्वक बात सुनने की क्षमता ग्रहण कर पाओगे। सांस्कृतिक क्रियाओं में भाग लेने के लिए शिक्षार्थियों छात्रों में अपनी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति सम्मान जागृत होता है। जब हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम बार बार करेंगे तो धीरे 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 हमारे मन में, मस्तिष्क में जो भी हमारी जो सांस्कृतिक शैलियां हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसके प्रति धीरे धीरे सम्मान जागृत होने लगेगा। ठीक है ना, आदर भाव आने लगेगा। भाषण कला से छात्राध्यापक छात्रों में, एक मिनट, इन सारी पॉइंटों को आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, भाषण कला से छात्राध्यापक समूह में बोलना, व्यवहार करना सीखते हैं, उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। ठीक है ना, भाषा के उच्चारण में शुद्धता आती है। जब आप लोग बार बार अपनी बात को व्यक्त करेंगे तो क्या है कि आपके उच्चारण में धीरे 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 और निखार, ठीक है ना, आप लोग देखते होंगे कि जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो पीटते 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 आप देखते हो कि कितना गोल घड़ा बन जाता है। ठीक है ना, उसी प्रकार से जैसे आप लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे तो आपके विचार शुद्ध और अच्छे उच्चारण के साथ उत्पन्न होंगे। जैसा कि मैं अपना एग्जांपल दे देता हूं। जब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो डाला होगा एक्सप्लेनेशन का, तो उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा अब हो रहा होगा, और अभी जो कमी होगी वो उसके बाद ठीक हो जाएगी। ठीक है ना, इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है शैक्षिक सांस्कृतिक क्रियाकलाप के आयोजन में निम्नलिखित बातों को ध्यान देना आवश्यक है। छात्राध्यापकों को इसमें पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये क्रियाएं उनके मानसिक शारीरिक स्तर के अनुकूल हों। प्रकरण विषय को बड़ी सावधानी से चुनना चाहिए। ये क्रियाएं आनंददायक हों। सभी शिक्षार्थियों को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इन क्रियाओं का पूर्वाभ्यास करना आवश्यक है। सभी शिक्षार्थियों को इसमें भाग लेने के लिए जिज्ञासु करना चाहिए। ठीक है ना, जो भी हमारे अध्यापक हैं वो छात्रों को कम से कम इसमें सभी लोग सहभागिता अपनी दर्ज करें। ठीक है ना, ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। प्रकरण चुनते समय हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि उससे कुछ न कुछ शिक्षा हमको, हमारे समाज को, या जो हमारे ऑडियंस बैठी है उनको मिलनी चाहिए। ठीक है ना, कुछ ना कुछ मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी को उस विषय में कठिनाई है और उसने जबरदस्ती ले लिया है। तो जो विषय आपको अनुकूल लगता हो उसके अनुसार आप लोग उस विषय को लेकर अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम को क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो, भाग ले सकते हो उसमें। ठीक है ना, और एक बार फाइनल टचअप के पहले उसका प्रैक्टिस बहुत अनिवार्य होता है। ठीक है ना, जैसे हम लोग के जब फाइनल ईयर के एग्जाम होते हैं तो उससे पहले थोड़ी बहुत अभ्यास करनी होती है, उसी प्रकार से जब भी कोई हम सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हो अपने स्कूल में, अपने घर में, या किसी ऐसी सोसाइटी में, तो उसका पूर्व अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय पर्व। हम लोगों के 3 प्रमुख राष्ट्रीय पर्व हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के स्वरूप में मनाया जाता है। ठीक है ना, ये 3 त्योहार हम लोगों को देशभक्ति की जागृत करते हैं। ठीक है ना, राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करते हैं, देश प्रेम की भावना पैदा करते हैं। जो आपसी मनमुटाव होता है उसको दूर करके आपसी भाईचारे की भावना प्रकट करते हैं, लाते हैं। ठीक है ना, बालक के मानसिक विकास में इन सारे चीजों का बहुत ही अहम रोल होता है। ठीक है ना, अपने समाज के प्रति भावना जागृत होती है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए जो हमारे पूर्वज लोग हैं उन लोगों ने क्या क्या कार्य किए उसके बारे में जागृत होती है।
समाज की सेवा के लिए भावना जागृत होती है। ठीक है ना। और भी हमारे बहुत सारे राष्ट्र में पर्व मनाए जाते हैं, जैसे होली हो गए, दीपावली हो गए, रक्षाबंधन हो गए। इनका कुछ ना कुछ एक उद्देश्य होता है। और अगर इन सबके उद्देश्यों की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज निकल के आती है कि राष्ट्रीय एकता एवं भाईचारे का ये त्योहार क्या करते हैं, पर्व क्या देते हैं, संदेश देते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आगे चलिए, ये हम लोगों का लास्ट पॉइंट था। आप लोगों की जो भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है ना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो बेटा, और जो भी इंप्रूवमेंट हो उसको मुझको बताते रहो। ठीक है। और कोई आपकी अगर समस्या हो तो मुझे जरूर से जरूर बताइए। थैंक यू क्लास।